नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। लौट आइए दोस्तों इस संघर्ष की पथ पर। मैं आ चुका हूं आप सभी के बीच मिक्स क्वेश्चनों का सीरीज लेकर, और इस सीरीज के 13वें पड़ाव तक हम पहुंच चुके हैं, है ना दोस्तों। यदि आप अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित हो चुके होंगे तो इसी बात पर निकालिए नोटबुक और तैयार हो जाइए प्रश्नों का सामना करने के लिए और मेहनत करने के लिए दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए, है ना। देखो यार, कामयाबी पाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। जब कामयाबी इंसान को मिल जाती है तो ये चीजें बहुत छोटी लगने लगती है, लेकिन बात ये यहां पर ये आती है कि कामयाबी मिलेगी कैसे। तो कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है, अटूट मेहनत, है ना। और यदि आपकी मेहनत आपकी आदत बन जाए तो आपकी कामयाबी आपकी मुकद्दर बन जाती है। तो इसी बात पर दोस्तों हम अपने सीरीज को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा मिक्स क्वेश्चनों का सीरीज। मुझे दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये जो हमारी 7:30 बजे वाली सीरीज है, मैं 7:30 बजे आपको ये क्लास नहीं दे पाया, बट कोई बात नहीं, है ना। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा। लेट ही सही, है ना, लेट ही सही, लेकिन मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ तो गया, है ना। तो देखिएगा अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी विद्यार्थी कॉमेंट करके बताएंगे कि भाई आपका कांस्टेबल वाली जो एग्जाम है ना, ये किस डेट को है, ठीक है ना। इतना सा आपको कॉमेंट जो है वो जरूर करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि किसी ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन हेतु समान वोल्टता अनुपात नहीं होने की स्थिति में कौन सी फॉल्ट होगी, है ना। विच फॉल्ट कैन अराइज if a transformer does not have the sum voltage ratio for पैरेलल ऑपरेशन। देखना मेरे भाई, जब भी ट्रांसफार्मर में हम पैरेलल ऑपरेशन की बात करते हैं तो हमेशा ट्रांसफार्मर एक से अधिक होती है, या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, लेकिन एक से अधिक होगी। तो सुनना मेरी बात को कि 2 ट्रांसफार्मर, है ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि क्या 2 ट्रांसफार्मर, कितने ट्रांसफार्मर, 2 है ट्रांसफार्मर आपके पास। इन दोनों ट्रांसफार्मर का जो ओपन वाइंडिंग वोल्टेज है ना, ये दोनों वोल्टेज क्या होना चाहिए, ये दोनों ट्रांसफार्मर के वोल्टेज कैसे होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। यदि एक समान ना हो तो क्या दिक्कत होगी, एक समान नहीं होगी ना। ये जो आपकी वाइंडिंग है ना, इस वाइंडिंग में क्या होगा कि लोकल करंट, इसमें लोकल करंट फ्लो होने लगेगी। कौन सी करंट, लोकल करंट फ्लो होने लगेगी। और ये लोकल करंट क्या कराएगी, ये दोस्तों इस वाइंडिंग में I² R के मान को बढ़ा देगी। I² R क्या है, ये हमारा है कॉपर लॉस। ये क्या है ये हमारी कॉपर लॉस, है ना। तो अगर वोल्टेज का रेशियो सेम नहीं है तो क्या होगा, कॉपर लॉस का मान बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन ना आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन का कंटेंट मिलने वाला है। बस आप इस क्लास को ना बस शिद्दत से देखते रहना, है ना। आगे बढ़ते हैं, अपने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। नो लोड की कंडीशन में किसी परिणामित्र के कॉइल में निम्नलिखित में से कौन सी करंट प्रवाहित होती है ना। कौन सी करंट प्रवाहित होगी, ओवरलोड करंट। अरे यार, लोड तो है ही नहीं तो फिर ओवरलोड कहां से आएगी, है ना। मैग्नेटाइजिंग करंट, या केवल वॉटलेस करंट, या केवल वॉटफुल करंट, है ना। एक बात याद रखना, मैं आपको एक डायग्राम यानी कि एक फेजर डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगा। देखना, कोई सा भी ट्रांसफार्मर है यदि वो नो लोड की कंडीशन में है तो उसके बीच 2 ग्राफ बनती है, एक तो फ्लक्स और दूसरा प्राइमरी वोल्टेज, है ना। यदि किसी वाइंडिंग को हमने कौन सा वोल्टेज दिया, प्राइमरी वोल्टेज, आप इसको इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हैं ना। प्राइमरी वोल्टेज या इनपुट वोल्टेज हमने प्राइमरी वाइंडिंग को दिया किसी ट्रांसफार्मर के, तो उसमें एक करंट चलेगी जिसको हम कहते हैं नो लोड करंट। ये क्या है, हमारा I0 है, यह है नो लोड करंट, है ना। ध्यान से सुनना, ये क्या है ये हमारी नो लोड करंट, है ना। ये कौन सी करंट है, ये नो लोड करंट फ्लो हो रही है। इस नो लोड करंट के ना कितने कंपोनेंट होंगे, तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन सा, एक कंपोनेंट होगा जिसको हम कहेंगे I म्यू। ये I म्यू क्या है, ये I म्यू है वॉटलेस करंट। ये क्या है, वॉटलेस करंट, इसको हम क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट। और एक इसका दूसरा कंपोनेंट है जिसको कही जाती है IW, जिसको क्या कही जाती है, IW। ये है आपका वॉटफुल करंट, ये क्या है आपका वॉटफुल करंट। तो कितने कंपोनेंट हो गए माय डियर, कितने कंपोनेंट हो गए नो लोड के, है ना। एक हो गया I म्यू और दूसरा हो गया I वॉट करंट, है ना।
तो आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट। और इसी मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से आपका ट्रांसफार्मर किस रीजन में चली जाती है, ये दोस्तों इसका पावर फैक्टर लैगिंग रीजन में चली जाती है। किस क्षेत्र में, लैगिंग में चली जाती है। किसके वजह से, इस नो लोड करंट, इस मैग्नेटाइजिंग करंट की वजह से चली जाती है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर हमेशा इसका पावर फैक्टर कैसा होता है, लैगिंग नेचर का होता है। ठीक है मेरे भाई, ये बात हो गई। अब प्राइमरी वाइंडिंग में जो आपने वोल्टेज दिया, जिसको आप सप्लाई वोल्टेज भी कहेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज भी कहेंगे, वो वोल्टेज और जो आपके प्राइमरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ जनरेट हुआ है वो वोल्टेज है ना, जो वो वोल्टेज है ना, प्राइमरी वोल्टेज ये क्या होगा, ये दोनों वोल्टेज आपस में क्या होंगे, इन फेज में होंगे। और दूसरी बात, जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज जनरेट होगी वो वोल्टेज और प्राइमरी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ, ये वाली वोल्टेज दोनों इन फेज में होंगे, दोनों 180 डिग्री के अंतर में होंगे, है ना, कितना होंगे, दोनों 180 डिग्री के अंतर में होंगे। ये जो दोनों वोल्टेज हैं इनका फेज डिफरेंस कितना होगा, 180 अंश का होगा, है ना। ये सारी बातें याद रखिएगा। ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो यार, यदि आपका इसको पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। बस आप दोस्तों मेहनत करते जाइए। देखो यार, कहते हैं ना, किसी ने क्या खूब कहा है, मुझे इस बात से एक और बात याद आ गई कि देखो, जिंदगी में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। सुनना, सफर में धूप तो होगी, चल सको तो चलो। भीड़ में तो सभी खड़े हैं, तुम भी निकल सको तो निकलो। लाखों की संख्या में विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप ही के जैसे हैं। बस आपको इस भीड़ से अपने आप को कैसे निखारना है, कैसे आपको बाहर करना है ना। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई ट्रिक नहीं है ना। और यदि इसका फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला आपसे बेटर और कोई नहीं जानता। ठीक है ना। तो मेहनत करने से ना मेरे भाई, कभी भी ये मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में इस क्लास को देख लूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा। बाद नाम का कोई चीज नहीं होता है इस दुनिया में, है ना। बस इतना समझ लो, यदि 1 सेकेंड बीत गया ना तो उस सेकेंड को ना कोई भी इंसान वापस नहीं ला सकता। ठीक है ना। तो ये बात मेरी याद रखना हमेशा। निम्नलिखित विकल्पों में से उपभोक्ता युक्ति का सही चुनाव कीजिए, है ना। सही चुनाव करेंगे। फ्यूज क्या है, ये आपकी है दोस्तों, ये है आपकी कंट्रोलिंग युक्ति, सॉरी सुरक्षा युक्ति है। ये क्या है, आपकी सर्किट के सुरक्षा युक्ति है ना। ये कंट्रोलिंग युक्ति में नहीं आएगी, ये है आपकी सुरक्षा युक्ति। बैटरी सॉकेट क्या है, ये है सोर्स, ये क्या है, किसी सर्किट का सोर्स। बल्ब और हीटर यही है सुरक्षा, नहीं, ये उपभोक्ता युक्ति है। ये क्या है, उपभोक्ता युक्ति है ना। कंज्यूमर डिवाइस है, हम ही इसको यूज करते हैं ना। बल्ब जलाते हैं, हीटर से काम में लेते हैं, हीटर खाना बनाने के काम में आता है, मतलब कि रूम गर्म करने के काम में आता है। कई प्रकार के हीटर होते हैं। सर्किट वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर, ये क्या है, ये है आपकी नियंत्रक युक्ति। ये क्या है, नियंत्रक युक्ति, है ना। तो नियंत्रक युक्ति देखना, नियंत्रक युक्ति और ये क्या कहते हैं, सेफ्टी युक्ति, ये दोनों अलग अलग है ना। सेफ्टी और कंट्रोलिंग दोनों अलग अलग है। कंट्रोलिंग वाली चीज कभी खराब नहीं होती है ना, लेकिन जो सेफ्टी वाली चीज है ना वो खराब हो सकती है। जैसे आपका फ्यूज 1 टाइम के लिए यूज होता है ना। फ्यूज केवल 1 टाइम के लिए, सर्किट ब्रेकर मल्टीपल टाइम के लिए। वह ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट जो निवेश संकेत ध्रुवता की वोल्टेज की ध्रुवता में बिना परिवर्तन किए एम्पलीफाई कर सकता है, क्या कहलाता है ना। जरा कमेंट करके बताना आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, वोल्टेज फॉलोअर या समेटिव एम्पलीफायर, है ना। क्या इसका आंसर होगा, है ना। तो ध्यान से सुनना, इसका जो आंसर है वो नॉन इन्वर्टिंग होगा। क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। कहने का मतलब कि एक एम्पलीफायर है ना, ये क्या है, आपका एक एम्पलीफायर है। इसमें हमने क्या दिया, इस टर्मिनल से हमने इसमें इनपुट दिया, है ना। ये क्या हमारी एम्पलीफायर है, इसमें हमने क्या दिया, इनपुट दिया। ठीक है ना। इसमें हमने क्या दे दिया, इनपुट दे दिया। ये आपकी एक एम्पलीफायर है, इसमें हमने क्या दे दिया, एक इनपुट दे दिया। ठीक है ना, एक टर्मिनल से। यदि हमने वोल्टेज ऐसा दिया जिसका वेव कैसा है, 360 डिग्री, या एक ऐसा इनपुट हमने दिया जिसका वेव है कितना, जिसका वेव है केवल और केवल
180 डिग्री, है ना। तो ये हमें आउटपुट में कैसा वेव देगा, सेम डिट्टो ट्रू कॉपी देगा, वही कहलाती है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यानी कि इन्वर्ट नहीं करेगा, जो भी वोल्टेज सिग्नल देंगे ना आप इनपुट में, वो आउटपुट में आपको हूबहू मिल जाएगी, है ना, उसी को कही जाती है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब इसका यूज कहां पर करते हैं, इसका यूज केवल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं, लेकिन वहां पर करते हैं जहां पर हमें आउटपुट में सेम सिग्नल चाहिए, सेम इनपुट की तरह सिग्नल चाहिए, वहां पर हम इसको यूज करते हैं। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होगा, जो मतलब कि फेज में डिफरेंस पैदा कर दे। यदि हम यहां पर 360 का दे रहे हैं तो यहां पर 180 का दे, या 0 का दे, या 90 का दे, तो वो क्या होगा, इन्वर्ट हो जा रही है, वो चेंज हो जा रही है ना, वो कहलाती है। योगात्मक एम्पलीफायर क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो देखना योगात्मक एम्पलीफायर में क्या होगा कि मान लीजिए ये आपकी एक एम्पलीफायर है, ये क्या है, आपकी एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर में आप जो इनपुट देंगे ना, वो दोनों टर्मिनल से देंगे। कितने टर्मिनल से, दोनों के दोनों टर्मिनल से आप इस एम्पलीफायर में इनपुट देंगे, और दोनों टर्मिनल को जोड़ करके, दोनों टर्मिनल के सिग्नल को जोड़ करके हम क्या करेंगे कि मतलब ये एम्पलीफायर क्या करता है, दोनों टर्मिनल के सिग्नल्स को जोड़ करके एम्पलीफाई करता है, और उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद यहां आपको आउटपुट में देगा, यहां आपको क्या देगा, आउटपुट में देगा, सिग्नल एक देगा, वही कहलाती है आपकी योगात्मक सिग्नल, है ना। यानी कि सबमिटिव जोड़ करके वो क्या करेगा, दोनों इनपुट सिग्नल को जोड़ करके उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, इसके बाद वो आउटपुट में देगा, है ना। तो ये बात है, योगात्मक एम्पलीफायर हो गया, है ना, नॉन इन्वर्टिंग हो गई, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हो गई, है ना। देखिए दोस्तों, यदि आप ध्यान से ये क्लास देखेंगे तो ये क्लास सिर्फ आपके लिए है, आपके आगामी आने वाले एग्जाम के लिए है ना। मिक्स क्वेश्चनों का जो सीरीज है, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल के बाद ये क्वेश्चन ढूंढ ढांड के लाना पड़ता है, और फिर इसका जो कंटेंट है ना, ये भी इतना दमदार तरीके से बनाने के लिए इसमें दमदार मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन आपका प्यार इतना है ना कि ये मेहनत मुझे कुछ नहीं लगती है ना। देखना, क्लास को शेयर भी करते रहना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आप, HRC फ्यूज से रिलेटेड है, इसकी करंट क्षमता कितनी होती है ना। मैं इसमें आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए काम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन आपके जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर देगी, ठीक है ना। HRC फ्यूज की धारा क्षमता कितनी होती है, वो होती है मेरे भाई 30 से कितना, 30 एम्पियर से लेकर के 1K, कितना, 1K एम्पियर, यानी कि 1000 एम्पियर। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, है ना। HRC फ्यूज है, इसका पूरा नाम होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, है ना। मैं यहां पर लिख देता हूं, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, है ना, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, जिसको कही जाती है उच्च विदारण क्षमता, हिंदी में लिख लीजिए उच्च विदारण क्षमता, है ना। अब देखना, ये जो आपकी HRC फ्यूज है ना, ये समय के साथ नष्ट नहीं होती, है ना। एक पॉइंट डालिए, इसमें लिखेगा समय के साथ ये नष्ट नहीं होती है ना, समय के साथ ये नष्ट नहीं होती है। इसका प्रचालन जो होता है ना, वो कैसा होता है दोस्तों, वो फास्ट होता है। कैसा होता है, वो फास्ट होता है। और इसका जो एलिमेंट होता है वो किसका होता है, वो शुद्ध चांदी का। वो किसका बनेगा, शुद्ध चांदी का। इसका एलिमेंट किसका बनेगा, शुद्ध चांदी का, समय के साथ नष्ट नहीं होता, फास्ट ऑपरेशन इसका है ना। ये सारी बातें होंगी। अब सुनना, यदि आपके पास एक HRC फ्यूज है ना, उस HRC फ्यूज का रप्चरिंग कैपेसिटी है 200 किलो एम्पियर। कितना है, 200 किलो एम्पियर। यदि उसमें करंट चलती है 150 एम्पियर, यानी कि करंट चलने का मतलब इसका निर्धारित रेटिंग, करंट रेटिंग है 150 एम्पियर, और इसको यदि आप 400 वोल्ट में यूज करते हैं, और इसका वजन कितना है, 30 ग्राम। इसका वजन कितना है, 30 ग्राम। तो इसका यूज आप कहां पर करेंगे, इसका यूज आप करेंगे जो आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स होते हैं ना, इस कंडक्टर की सेफ्टी के लिए, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए। किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, है ना। दोबारा सुनिए, यदि कोई HRC फ्यूज आपके पास है जिसका उच्च विदारण क्षमता 200 किलो एम्पियर है, 150 एम्पियर क्या है, इसका निर्धारित करंट रेटिंग है, 400 वोल्टेज सप्लाई पर यूज करते हैं, और 30 ग्राम इसका वेट है, तो आप यूज कहां पर करेंगे, सेमी कंडक्टर की प्रोटेक्शन के लिए, है ना। लेकिन वहीं पर यदि मैं आपको बात करूं कि इसका उच्च विदारण क्षमता 250 किलो एम्पियर है ना, लेकिन आप इसको 400 वोल्ट पर ही यूज कर रहे हैं, बट बात यहां पर यह है कि इसमें करंट रेटिंग, निर्धारित करंट रेटिंग 100 एम्पियर ही है, और इसका जो वेट है वो कितना है, 200 ग्राम है। कितना है, 200 ग्राम है। तो फिर इसका इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है। कहां पर, औद्योगिक
औद्योगिक क्षेत्रों में की जाती है ना, कहां पर की जाएगी, औद्योगिक क्षेत्रों में की जाएगी। हो सकता है एग्जाम में आ जाए, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये देखिए जब आप किसी इंडस्ट्रियल लेवल पर जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो वहां पर ये बातें पूछी जा सकती है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटरव्यू दिए हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि किस प्रकार की क्वेश्चन जो है ना वो इंडस्ट्रियल फील्ड में पूछी जाती है और किस प्रकार की क्वेश्चन जो कॉलेज लेवल में पूछी जाती है। इंटरव्यू तो कॉलेज में भी होता है ना, तो कॉलेज वाली जो इंटरव्यू होती है ना उसमें उतना दम नहीं होता है सच बताऊं तो, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वाली होती है ना वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा दमदार होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना होता है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है कि लोड संयोजित करने और सर्किट संपूर्ण करने के पश्चात सेल के धन व ऋण संयोजकों के बीच मापा गया वोल्टेज क्या कहलाता है। लोड विद्युत वाहक बल, सोर्स विद्युत वाहक बल, या लोड करंट, या फिर सोर्स करंट, इसको हम कहेंगे लोड विद्युत वाहक बल। देखना जो आपका लोड ईएमएफ होगी है ना, लोड ईएमएफ होगी, इसका मान हमेशा कम होगा किससे, हमेशा ये कम होगा सोर्स ईएमएफ से। किससे, सोर्स ईएमएफ से, है ना। क्यों कम होगा भाई, रीजन क्या है, आईआर। आईआर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण लोड ईएमएफ का मान जो है वो कम हो जाता है। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर ई एस माइनस आई इंटू आर बटा आई, है ना। इसमें ई एस क्या है, ये है आपका सोर्स वोल्टेज, है ना, ये क्या है सोर्स वोल्टेज, आई क्या है लोड में जो करंट चलेगी वो, और आर क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्ञात करने का सूत्र। और लोड करंट जो होता है वो हमेशा माय डियर क्या होता है, वो सप्लाई सोर्स वोल्टेज से कम होती है। बिना लोड संयोजित करने और परिपथ संपूर्ण करने के पश्चात सेल के धन व ऋण संयोजकों के बीच मापा गया वोल्टेज क्या कहलाता है ना। व्हाट इज द वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द सेल आफ्टर कनेक्टिंग द विदाउट लोड एंड कंप्लीटिंग द सर्किट कॉल्ड, है ना। ये बात है, यानी कि लोड में किसी सर्किट में हमने लोड कनेक्ट नहीं किया है, उस केस में क्या होगा, उसको हम कहेंगे सोर्स विद्युत वाहक बल, है ना। सोर्स विद्युत वाहक बल का मान हमेशा लोड विद्युत वाहक से अधिक होता है ना, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, जो आपका ईएमएफ होता है ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है लीनियर विद्युत वाहक बल, या फिर लीनियर सोर्स वोल्टेज। आप लिखिए लीनियर सोर्स वोल्टेज, है ना। लीनियर सोर्स वोल्टेज हम किसको कहेंगे, जैसे कि ये है आपकी सप्लाई वोल्टेज, है ना, ये क्या आपकी सप्लाई वोल्टेज प्लस और माइनस। यदि इसमें V का मान 12 वोल्ट है, यदि इसमें V का मान 24 वोल्ट है, यदि इसमें V का मान 6 वोल्ट है, यानी कि पूरी तरह से डिफाइन करके हम डिफाइन किया हुआ है कि भाई वोल्टेज सोर्स कितने वोल्ट का है ना, इसलिए इसको हम कहेंगे लीनियर वोल्टेज सोर्स। और एक होती है आपकी नॉन लीनियर वोल्टेज सोर्स, है ना, वोल्टेज सोर्स। नॉन लीनियर वोल्टेज सोर्स किसको कही जाती है, यह आपकी वोल्टेज सोर्स, है ना, प्लस और माइनस, यानी कि वोल्टेज का मान हमें पता ही नहीं है, वोल्टेज का मान जो है वो हमें पता ही नहीं है, ये क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर वोल्टेज सोर्स। और नॉन लीनियर वोल्टेज सोर्स ना, ये इसका मान निगेटिव में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, किसमें होगी, नेगेटिव। कार्यखंड के खांचों के तल का टेपर कोण मापने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है ना, इसको हम एंगल गेज के द्वारा एंगल गेज का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई कोई जॉब है ना, आपके पास कोई जॉब है, उसमें आपने 45 डिग्री पर, कितने पर, 45 डिग्री एंगल पर आपने कटिंग की उस जॉब को। आप ये मतलब कंफर्म करना चाहते हैं कि 45 डिग्री पर कटिंग हुई है या फिर नहीं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एंगल गेज का प्रयोग करेंगे, है ना। एंगल को ये क्या करता है, एंगल का परीक्षण करता है, ठीक है ना, ये बात है। और स्क्रू पीस गेज का प्रयोग कहां पर होता है, जैसे कि कोई चूड़ियां हो गई, है ना, कोई थ्रेड हो गया, उस थ्रेड का माप करने के लिए, उस थ्रेड का मेजरमेंट करने के लिए, है ना। प्लग गेज का प्रयोग आप कहां पर करते हैं, तो प्लग गेज का प्रयोग आप करते हैं, कोई जॉब है, लिख लेना, कोई जॉब है, उस जॉब का एक्सटर्नल मेजरमेंट करने के लिए, है ना। और रिंग गेज का प्रयोग वहां पर करते हैं, जैसे कि कोई सिलेंडर आकार का कोई पाइप है, कोई जॉब है, उसके अंदर का माप लेने के लिए, है ना, अंदर का क्या लेने के लिए,
मेजरमेंट करने के लिए हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आजकल बेंच सीयर मशीन का प्रयोग कहां पर किया जा रहा है। ये है आपकी बेंच सीयर मशीन, ये आपकी बेंच सीयर मशीन, ये क्या है, यही है आपका बेंच सीयर मशीन। बेंच सीयर मशीन का प्रयोग वहां पर करते हैं जैसे कि आपके पास ना कई सारे चादरें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 10 चादरें हैं आपके पास। इन सभी चादरों को आप चाहते हैं कि एक बार में ही उड़ा दें, एक बार में ही कटिंग कर दें, तो आप बेंच सीयरिंग मशीन का यूज करेंगे। और बेंच सीयरिंग मशीन बेंच में भी इंस्टॉल की जाती है, लेकिन ज्यादातर ना वो सरफेस में है ना, नीचे भूमि में, नीचे सतह में इसको हम इसका फाउंडेशन लगाते हैं और आराम से कटिंग करते हैं। तो ये बातें हैं ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, धात्विक चादरों की कटिंग के लिए। किसके लिए, कोई धात्विक चादर है उसको एक साथ कई सारे धात्विक चादरों को आप काटना चाहते हैं तो बेसिकली इसी का प्रयोग करेंगे। स्थायी चुंबकों का चुंबकत्व दीर्घ अवधि तक बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन से अनुदेशों का पालन करना चाहिए। इससे आसान क्वेश्चन मेरे नजर में कुछ हो ही नहीं सकता है। चुंबक को हथौड़े से न पीटो, यार पीटो पाटो मत भाई किसी को, है ना, चोट लगेगी, दर्द होगी, है ना। अगर दर्द हुआ तो ये अपना मैग्नेट खत्म कर देगा। चुंबक को कठोर फर्श से गिराने में, है ना, कठोर फर्श से गिराएंगे यार फिर भी तकलीफ तो होगी ही, वही हाल होगा। चुंबक को लाल गर्म करने से, मेरे भाई ऐसा कभी मत करना यार, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका क्या होगा। ऐसा करेंगे ना तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजिंग होता है, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिज्म जो होता है ना, आकर्षण प्रतिकर्षण का जो गुण होता है ना, वो पूरी तरह से जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वायरिंग में ध्रुवता परीक्षण के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। टेस्ट लैंप विधि, नियोन, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसमें देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो सामान्य डीजल प्लांट की क्षमता कितनी होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये 50 मेगावाट, कितना, 50 मेगावाट। और एक बात और ध्यान रखना कि इसमें जो फ्यूल होता है ना, इसमें जो फ्यूल होती है वो क्या होती है, डीजल। वो क्या होगी, डीजल। डीजल का काम क्या है, ये दोस्तों रासायनिक, ये क्या है, एक रसायन है ना। ये रासायनिक ऊर्जा को ये क्या करेगी, रासायनिक ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। फिर इसी यांत्रिक ऊर्जा से हम क्या करेंगे, है ना, इस यांत्रिक ऊर्जा से हमें क्या करना है, ये यांत्रिक ऊर्जा एक क्रैंक को घुमाएगी। किसको, एक क्रैंक को घुमाएगी। इसके द्वारा फिर हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, उसके द्वारा हमें क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा। यानी कि फ्यूल क्या है, डीजल है। डीजल रासायनिक एनर्जी से ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करेगी। इस मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या करेंगे, क्रैंक को घुमाएंगे, क्रैंक से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी, है ना। तो ये लगभग 50 मेगावाट तक इसकी कैपेसिटी होती है इस प्लांट की। और देखना भाई, ये जो है ना, ये इमरजेंसी के समय काम आती है, हर समय काम नहीं आती। शादी ब्याहों में क्या होता है, अक्सर हम यही डीजल वाली जनरेटर ही तो लाते हैं और हम यूज कर लेते हैं, है ना, ये बात है। चलिए क्लास यहीं तक है ना। क्वेश्चन थोड़े कम थे बट कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड लेवल के थे। मजा आया होगा आप सभी को, है ना। ये पहला और दूसरा क्वेश्चन और भी बिंदास था। चलिए दोस्तोमतलब कल से हम अपने ये सुबह 7:30 बजे वाली क्लास को 7:30 बजे ही कंटिन्यू करेंगे, बट कोई बात नहीं यार, हो जाता है मिस्टेक, है ना, हो जाती है। मतलब ये काम करते करते इंसान को समय का पता नहीं चलता ना। वजह सिर्फ ये है, मैं किसी और काम में बिजी हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं आया क्लास लेने के लिए, है ना। बट कोई बात नहीं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, है ना। आप सभी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मुझे उम्मीद है आप माफ़ ज़रूर करेंगे, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, वीडियो को शेयर करना, है ना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप जरूर करना, है ना। चलिए लौट के आइएगा इस संघर्ष की राह पर कल सुबह 7:30 बजे फिर से मैं मिलूंगा एक नई उम्मीद, एक नई जोश और एक नई उमंग के साथ। तो चलिए दोस्तों, लव यू आप सभी को, मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।